चलो, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है आप लोग डाल लो, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, या क्या हुआ, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां या नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। क्या हुआ, क्या सबके हो गए साइन? हाँ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया या भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। ठीक, टॉपिक बढ़िया है। एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जितना ज्योग्राफी से रिलेट करता है उससे ज्यादा इन्वायरमेंट का है, और इन्वायरमेंट का ज्यादातर हिस्सा ज्योग्राफी या फिर वो बॉटनी है ना। तो उसी में एक है। चलो आज सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम लोग और चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक यहाँ पर शब्द आता है प्राकृतिक वनस्पतियां, या जिसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक, तो अगर एक एक अगर हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां कहें और एक ये वनस्पतियां, तो दोनों में क्या कोई फर्क दिखाई देता है क्या? हम्म, देखो, अगर हम लोग बात वनस्पति की करें तो जितना भी आपको हरा भरा जो जितने भी बाहर दिखाई दे रहे हैं ये सब वनस्पतियां। ठीक, प्राकृतिक वनस्पति का मतलब जिसके उगने में या जिसके ग्रो करने में किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन इंटरफेयर ना हो। आप अपने घर में गमले में या जो है लॉन में पेड़ लगाते हो, फिर उनकी देख रेख करते हो, वो भी एक वनस्पति ही है। और एक दुधवा के जंगल में अपने आप उगे खड़े, वो भी तो वनस्पति है। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। यानी वनस्पतियां तो जो भी आपके हरे भरे जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये सब हैं, लेकिन जिनके उगने में किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन इंटरफेयर ना हो, या कह सकते हैं उनमें कोई मानवीय सपोर्ट ना हो। ठीक, अब ये तो हो गया। अब अगर हम लोग इस वनस्पति जंगलों के लिए या फॉरेस्ट के लिए वन के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वन, जंगल। ठीक, तो जैसे यहां पर आपने देखा होगा, अभी यहां स्लाइड में भी एक चीज दिख रही होगी आपको, ये देखो, जो ये फॉरेस्ट लिखते हो, तो अगर हम इसी फॉरेस्ट को अगर हम इसको वर्टिकल ये लिख दी स्पेलिंग इसकी। ठीक, अब इस वर्टिकल जो फॉरेस्ट लिखा हुआ है, देखो इसमें अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग भी लिखा हुआ है, इनकी फुल फॉर्म। जो यहां पर ये एफ शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? फूड, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं भोजन या खाद्यान्न। खाद्य, खाद्यान्न। इसकी फोटो ले लेना आराम से वहां। ठीक है, अब ये कैसे, इसे थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। आज से बहुत साल पहले, छोटे 220 साल 50 साल नहीं, यानी हजारों हजार साल पहले, जब इंसान के पास न तो परमानेंट घर था, न तो उसे कोई खेती बाड़ी का ज्ञान था। जब पढ़ते हो ना पाषाण काल, और उस टाइम की जब बात करते, बहुत पुरानी बात, आज की नहीं कर रहे हैं, तो उस जमाने में क्या था, भूख तो हमेशा लगती रही, तो न तो खेती की कोई जानकारी थी, तो ये जितने भी पेड़ थे इनके इनसे जो फल मिलते थे उसे खा खा के जिंदा रहे। बाद में जब आग का जानकारी हुई तो जानवरों को मार के उन्हें भून के खाना शुरू किया। इसी तरीके से बाद में जब पहिए की जानकारी हो गई तो गाड़ी बना लिए, फिर इधर से उधर जाने लगे, धीरे धीरे सारा काम हुआ। तो यानी एफ का मतलब यहाँ पर फूड है। जैसे आप सुनते हो कि आज भी आदिवासी समूह के लोग कंदमूल, जिन्हें कलाकंद क्या क्या सब खाते हैं जंगल से, तो वो इस यानी एफ को तो वो उसको इंडिकेट कर रहा है। जो यहाँ पर ओ है, ओ का मतलब ऑक्सीजन है, और जिंदा रहने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। जीवन दायिनी गैस कहा जाता है।
और जब कोरोना काल से पहले अगर किसी भी इंसान से, खास तौर से गांव वाले से या थोड़ा सा पढ़े लिखे जाहिल से, दो तरीके के होते हैं जाहिल ना, एक तो वो अलाउद्दीन खिलजी वाले जाहिल जो हम सब थे जाहिल, वो कहने के लिए अनपढ़ थे ना, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने जानकार थे, आज पढ़े लिखे उन्हें पढ़ते। इन्हीं उन अनपढ़ों को, उन अनपढ़ की पॉलिसी को बड़े 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 पढ़े लिखे पढ़ते। खैर, हम लोग क्या कह रहे थे, जो मतलब इस कोरोना काल से किसी से अगर पूछते कोई ऑक्सीजन भी जरूरी चीज है तो वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कोरोना काल में सब मान गए कि हाँ ऑक्सीजन भी होती। वैसे वो क्या कहते थे कि तब मुंह खोलो भारी से सब सांस ले लो, उन्हें ऑक्सीजन की कोई मतलब ही नहीं समझते थे कोई। कोरोना काल में समझ में आया कि ऑक्सीजन भी कोई चीज है। बड़े बड़े पैसे रखे रहे, बोरों रुपया रखा रहा, चले गए, नहीं मिले, है ना। तो ओ का जो मतलब यहां पर है ये ऑक्सीजन है। आर का मतलब यहां पर रेन है, को शो करता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में दीवारों पे लिखा होता है, स्लोगन लिखे होते हैं, पेड़ लगाओ वर्षा कराओ, देखा होगा लिखे होते। कैसे कराते पेड़ वो बाद में बात करेंगे। फिर यहां पर ई फॉर इन्वायरमेंट है, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, आपके पर्यावरण को मेंटेन रखते हैं। फिर क्या है आपका सॉइल, यानी मिट्टी को कटने से बचाते हैं, यानी सॉइल कंजर्वेशन का काम करते हैं। कैसे, अगर इस सॉइल कंजर्वेशन को देखो, जैसे मान लो कोई एक पौधा है और इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, और जड़ें ये सब मिट्टी भरी है ना, तो ये पौधा क्या करता है, अपनी जड़ों से इस मिट्टी को पकड़े रहता है, इसे कटने नहीं देता है। ठीक, जैसे कोई एक घास वाली सतह हो, उसके ऊपर आप पानी की बौछार मारो तो वहां देखो मिट्टी कम कटेगी, और एक बिल्कुल एकदम गंजा से टकला खोपड़ी जैसी सरफेस हो, उसके ऊपर पानी की बौछार मारो, देखो सब मिट्टी कट जाएगी, है ना। तो यहां पर ये जो बात कर रहे थे, फिर वापस आते उसी पर, कहां पर थे ये, तो ये मिट्टी को कटने से बचाते हैं। आइए, और यहां पर जो टी है, टी का मतलब टिम्बर है, टिम्बर मतलब लकड़ी, और लकड़ी ही इंसान का एक सच्चा साथी है कि जो हर मोड़ पर आपके साथ, और ये LIC का एक स्लोगन है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यानी तुम्हारे शमशान और कब्रिस्तान तक साथ में। बाकी जो लोग कहते ना कि तुम्हारे हम साथी हैं और तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे हर कीमत पर साथी हैं, टोटल फेक होती बात। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ISI प्रमाणित झूठ होती हैं, और जिन झूठ को जानते हुए भी हम मानते हैं। पहला झूठ ये होता है, शादी के कार्ड पे लिखा होता है कि बारात शाम को 7 बजे प्रस्थान करेगी, बिल्कुल ISI सर्टिफाइड झूठ होता है। दूसरा झूठ होता है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, सर्टिफाइड झूठ, यानी भारत सरकार की समझ लो मोहर लगी है, झूठ है, फिर भी मानते हैं। ठीक, तीसरा, हम तुम्हारे साथी, अरे साथी तो कोई होता ही नहीं है। कब्रिस्तान और शमशान घाट में जब किसी जनाजे को या अर्थी को ले जाते हैं, उसमें भी कंधा बदल बदल के लगाते हैं, और तुम कह रहे हो हम तुम्हारे आखिर तक साथी, वहां पर भी कंधा बदल बदल के लगाते हैं, 1 मिनट भी ना एक साथ लगाते, तो किस बात के साथ, यानी सब झूठ के प्रचार पर चलती दुनिया। आप भी जान रहे हो, वो भी जान रहा है, सब लोग जानते हैं कि बारात 7 बजे नहीं प्रस्थान करेगी, इसीलिए वो 8 बजे आता है। हाँ, तो कुल मिला के जो टी का है, मतलब टी फॉर टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, और जंगलों से हमें क्या मिलती, लकड़ी। जो बैठे हुए फर्नीचर है तो लकड़ी का, तो लोहा भी इसमें शामिल है, लेकिन लकड़ी भी तो है। ठीक, तो इतनी चीजें अगर हम लोग इस फॉरेस्ट को अलग अलग इसके मीनिंग निकालें, तो इसका मतलब F का मतलब फूड, O का मतलब ऑक्सीजन, R का मतलब रेन, E का मतलब इन्वायरमेंट, S का मतलब सॉइल कंजर्वेशन, T फॉर टिम्बर। ठीक, यानी लकड़ी देते हैं। ये तो हो गई बात इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, दूसरी बात यहां पर एक चीज देखो, जैसे अभी हम लोगों ने एक जान लिया था कि आपका नेचुरल वेजिटेशन और वेजिटेशन में क्या फर्क होता है। अब जब आगे पढ़ोगे तो इसमें बार बार 2-3 चीजें आएंगी जिनको पहले से ही समझ लो।
एक बार बार हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल होता है फॉरेस्ट कवर एरिया, और अंग्रेजी में फॉरेस्ट कवर एरिया, और एक होता है ट्री कवर एरिया। ठीक है, हमें कुछ याद आ रहा है लेकिन आधी अधूरी जानकारी याद आ रही है, अब तक नहीं पता सुना चुके होते। चलिए, नहीं नहीं, वो कुछ जानकारी आधी अधूरी है, फोन बजने पर ही थी लेकिन वो याद नहीं आ रही पूरी। खैर वापस, तो हम लोग जो, हाँ, एक होता है आपका हिंदी में जिसे बोलते हैं वृक्षावरण क्षेत्र, और एक होता है वनावरण क्षेत्र। अंग्रेजी इसकी होती है ट्री कवर एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया। इसे में भी अंतर जान लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक होता है आपका जिसे बोलते हो ट्री कवर एरिया, ट्री कवर एरिया को हिंदी में कहेंगे वृक्षावरण, और एक होता है आपका फॉरेस्ट कवर एरिया, और इसे बोलते हिंदी में वनावरण। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? या सावन में अंधे को सब हरा हरा दिखता है? क्या अंतर है दोनों में? है, बताएंगे उसका भी कारण, हर सवाल का जवाब होता है। सुनो, देखो एक बात जान लो, ट्री कवर एरिया वो होता है जो आपने खेतों के मेड़ों की चारों तरफ पेड़ देखे होंगे, या आपने अपने घर में लगा रखा है कोई पेड़, या सड़क के किनारे लगे हुए पेड़, या इस कॉलेज में लगे हुए पेड़, या किसी झील के किनारे पार्कों में लगे हुए पेड़, या गांव में जो बगिया होती है अपनी लगा लेते हैं लोग आम के या यूकेलिप्टस, जैसे यहाँ देखो बहुत लगाते हैं पॉपुलर वगैरह, तो ये सब क्या होता है? ट्री कवर एरिया। अब फॉरेस्ट कवर एरिया वो होता है, इसका मतलब इसके अंतर्गत आने वाली जमीन 100% किसके यूज में है? वहां फिर खेती बाड़ी कोई नहीं। और इनमें क्या है? खेत ये है, चारों तरफ यहाँ यूकेलिप्टस या पॉपुलर लगा, बीच में गन्ना बोया, गेहूं बोया, धान बोया, ये बाहर लगे हुए बस। यानी ट्री कवर एरिया वो होता है जो पेड़ हम लोग इधर उधर लगा देते हैं घरों में, खेतों के चारों तरफ, या आपके रोड के किनारे, या झील के किनारे, या पार्कों में, या जिससे कि आपने देखा होगा कॉलेज में लगे होंगे, कहीं पर भी इस तरीके के छुटपुट देखते हैं। यानी मुरादाबाद में जितना भी आपको पेड़ दिखता है वो सारा का सारा ट्री कवर एरिया। बस ये आसपास जो देख रहे हो यहाँ शहर में, ये सब ट्री कवर एरिया। और जो वनावरण क्षेत्र वो होता है जो बिल्कुल एकदम 100% जिसकी जमीन टोटली वनावरण होगी, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाली जितने जंगल है वो आपके फॉरेस्ट कवर एरिया हैं। क्या हुआ? काहे का? हाँ, बिल्कुल बड़ा है, छोटा मोटा है, दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में नाम आता है। मतलब तुम लोग बात घटिया ही करोगे, जैसे पीतल के लिए फेमस है, सोने और पीतल में जो फर्क होता है वही करोगे यहाँ पर। हाँ, बात है, वो फॉरेस्ट कवर एरिया है, वही तो हम भी चलो बाद में बात कर लेंगे इस पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोनों बातें अंतर पता लग गया फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया में, और आपको वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट का फुल फॉर्म पता लग गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके फॉरेस्ट से, दो तरीके के। एक तरीका जो है वो आपको अपने आप याद रखना है, और दूसरा तरीका यहां पर बताया जाएगा। अपने आप जो याद रखना है वो टोटल फैक्चुअल है, मतलब सिर्फ आंकड़ों पर आधारित। जैसे आप देखेंगे अभी लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2023 के नाम से है। जैसे आपके एग्जाम में कोई सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो इसी तरीके से इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में है, या सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई, या कटे किस में, जल, यानी कुछ भी हो सकता है, उसका भी आधार यही रिपोर्ट होती है।
ठीक। अब ये एक आपने देखा होगा देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसे सर्वे सर्वेक्षण को हिंदी में सर्वे कहते हैं, ठीक। तो वो कहां है? देहरादून में है। कहां है? देहरादून। पहली बात तो वो पूछ लेता है कहां? देहरादून में। और ये विभाग जो है भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, जो काम किसके अंतर्गत करता है? पर्यावरण, वन और कुछ आगे बड़ा सा नाम है उस मंत्रालय के तहत। अभी देखो मैं तो गूगल पे डाल के देख लेना उसका, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शायद ऐसे करके है, जरा गूगल पे डाल के देखना, यही नाम है। इसके अंतर्गत काम करने वाला वो समझ लो डिपार्टमेंट है, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शायद पूरा नाम है उसका, एक बार चेक कर लेना इसे, ठीक है। अब उसके अंतर्गत ये काम करता है कौन? भारतीय फॉरेस्ट यानी जो वन सर्वेक्षण विभाग, जो इसका मुख्यालय देहरादून में। ये हर एक यानी प्रत्येक 2 साल के बाद एक रिपोर्ट जारी करता है पूरे भारत के जंगलों की स्थिति। जैसे जनसंख्या, जैसे जनगणना विभाग यानी जनगणना हर 10 साल के बाद पूरे देश की आबादी का लेखा जोखा होता है, तो इसी तरीके से ये 2 साल के बाद पूरे भारत में है। अब वही तो हम भी बता रहे हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है ये काम करता है किसके अंतर्गत? देखो लिखा होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शायद लिखा है, यही लिखा है। तो यही तो बताया था हमने, कहा कहीं ऐसा नहीं इधर उधर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा हो। खैर, तो अब क्या होता है, ये 2 साल के बाद ये रिपोर्ट जारी होती, और पहली रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने जो जारी की थी वो कब की थी? 1987 में। और 1987 के बाद हर साल हर दूसरे बरस ये रिपोर्ट आती रहती। तो 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वर्तमान में, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? ध्यान रखना, 18वीं। आ जाओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये नंबरिंग में कौन से नंबर पे आती है? 18वें नंबर पे, यानी 18 ऐसी रिपोर्टें हो चुकी। अगली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी वो किस नाम से होगी? 2025 के नाम से। इससे पहले जो आई थी वो किस नाम से थी? 2021 के नाम से। यानी हमेशा जब भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती तब ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं होगा। 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2001, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, या नहीं? तो अगली जो आएगी वो 2025 के नाम से होगी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये हर दूसरे साल बहुत सारे आंकड़े बदल जाते। तो अगर आपको इन्हें एक बार कोई नोट करा भी दे, और अब 25 का यानी 2025 जो है वो उसका एक तरीके समापन की ओर है, तो पता लगा आप उसे रट डालो, पता लगा कल वो ये 23 वाले पूरे हो जाएंगे, क्योंकि वो आ जाएगी लास्ट तक, आ जाएगी 25 के लास्ट तक, तो पता लगा फिर इसका क्या होगा। ये ऐसा तो है नहीं जनगणना एक बार रट लो, कम से कम 10 साल काम तो आती है, ये तो आपके हर दूसरे साल बदल जाएगी। तो इसलिए इसे एग्जाम से पहले एक बार इस पर नजर मार लेना। 2 अक्टूबर वाला एग्जाम जो देने जा रहे हो 12 अक्टूबर को, आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, ठीक है। बाकी जो दूसरा तरीका है वो आपका आज नहीं 10 साल बाद भी वही रहेगा, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करें, ये सारे आंकड़े आप अपने आप करो, नहीं वरना हम भी अगर आपको लिखाएंगे तो कहीं न कहीं ढूंढ के लिखाएंगे, क्योंकि हमें याद नहीं, ठीक। बस इतना आपको बता दें, शायद भारत में दोनों फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया मिला के शायद इतने % पर जंगल हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा है, एक बार मिला लेना, ठीक। चलो अब सुनो एक बात और, कुछ पहले भूमिका जान लो उसकी। जो भारत सर, जैसे एक आपने देखा होगा हर एक देश की एक पॉलिसी होती है, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, मिनरल्स पॉलिसी, सबकी एक नीति होती। तो भारत सरकार की यानी भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो ये कहती है कि भारत के टोटल एरिया में से अगर पर्यावरण को बेहतर रखना है तो कितने % पर जंगल होने चाहिए?
33, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से कम 32 को हम इसे 33 मान लें रफली में, राउंड फिगर में, तो लगभग मोटे मोटे तौर पर 11 लाख, यानी 10 और 11 लाख के बीच का आंकड़ा आएगा, इतने पर जंगल होने चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति है अभी नहीं। इसका मतलब दिल्ली बहुत दूर है, होने कितने चाहिए और हैं कितने अभी हम लोग के आसपास, तो इसका मतलब दिल्ली हनूज, दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है कि जो किसका टाइटल है या उपनाम है। खैर ये बात होगी, तो ये बात समझ में आ गई। अब एनी फॉरेस्ट पॉलिसी तो कहती 33% होना चाहिए, लेकिन है नहीं, अभी गेट बंद है वो, ठीक है। अब सुनो, एक कोटेशन बता रहे हैं और फिर उसके बाद सीधे सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। एक पूछा जा चुका 2018 यूपीपीसीएस में, डेट भी बता रहे हैं, और इससे पहले भी कई बार पूछा गया। वनस्पतियां जलवायु का सूचक होती हैं, यानी जो वेजिटेशन होती है वो क्लाइमेट का इंडिकेटर का काम करती हैं। ये स्टेटमेंट पूछा गया था, किसका है, इससे बता, जान लो किसका, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। जो किसका है कुछ अंदाजा कोई बताएगा? वनस्पतियां जलवायु का सूचक हैं, 2018 यूपीपीसीएस, ठीक। किसका है? एक नाम आप सुनोगे, व्लादिमीर कोपेन। ठीक, तो अगर आप ज्योग्राफी में मेंस वाले जो उसमें अगर किसी के पास हो तो उसमें देखना, थॉर्नवेट, ट्रुवार्था और कोपेन, इनके जलवायु वर्गीकरण यानी क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन आते हैं, ये बहुत फेमस नाम है 3, इन पर घूम फिर के लगातार अल्टरनेट ईयर में पूछा जरूर जाता है। तो एक व्लादिमीर कोपेन नाम के क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं, यानी जलवायु शास्त्री। ये कथन इनका है, इस कथन को पहले थोड़ा सा जान लो। जैसे इन्होंने कहा था सावन में अंधे को हरा हरा क्या बोला जाता है, कोई तो कारण होगा उसके पीछे। तो इन्होंने क्या कहा, जब वनस्पतियां जो होती हैं वो जलवायु का सूचक होती है, यानी इंडिकेटर का काम करती हैं। कैसे? ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी भी इनका कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी एरिया की वेजिटेशन को देख के उस एरिया की क्लाइमेट को पता लगा लोगे, ठीक। अब आधे पर्दे तो बिल्कुल एकदम बगलुल टाइप के आदमी सोच रहे होंगे पेड़ पौधे से वहां की जलवायु कैसे पता लगेगी। ठीक वैसे जलवायु पता लगेगी जैसे शहर में किसी भी एरिया के मकानों को देखकर उस एरिया की गरीबी और अमीरी का पता लगा सकते हो। जिस एरिया में बहुत बेहतरीन मकान बने हो, सब कुछ ठीक हो, इसका मतलब ये अमीरों का एरिया है, इतना तो पता लगा ही लोगे। और जहां झुग्गी झोपड़ी टाइप के घर हो बेचारों के, तो इसका मतलब वो गरीब एरिया है, ऐसे तो अंदाजा लग जाएगा। तो उसी तरीके से जिस एरिया में वनस्पतियां बिल्कुल एकदम पूरे साल हरी भरी खूब चौड़े पत्तेदार दिखाई दें, इसका मतलब इस पूरे एरिया में न तो तापमान की कमी है, यानी न तो टेम्परेचर की कमी, और न तो बरसात की कमी, यानी खूब मामला सब ठीक ठाक। और अगर किसी एरिया में आपको बिल्कुल एकदम उजड़े चमन नागफनी वो कांग्रेस का पंजा जैसा दिखाई दे, सुना था नागफनी देखो, अगर ऐसे कहीं वेजिटेशन दिखाई दे तो समझ लेना जो डेजर्ट है। यानी अगर किसी भी एरिया में पेड़ों में पत्ते कम कांटे ज्यादा हो तो इसका मतलब वो डेजर्ट एरिया है। और अगर कहीं कोई पेड़ पौधे पूरे साल एकदम मस्त हरे भरे चौड़े पत्तेदार दिखाई दे, इसका मतलब यहाँ बरसात खूब डट के होती है, यानी यहाँ की जलवायु जो है गर्म के साथ साथ नम है। और जहां अगर खाली पेड़ में पत्ते कम कांटे ज्यादा दिखाई दे, जलवायु गर्म तो है लेकिन बिल्कुल सूखी, मतलब एरिड एरिया, डेजर्ट एरिया है। ऐसे समझ लो कि आप पूरे भारत में, मान लो भारत तो एक ही है पूरा, केरल में जो वेजिटेशन पाई जाएगी क्या वो राजस्थान में पाई जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता।
इसी तरीके जो अरुणाचल प्रदेश में होगी क्या वो यूपी में होगी? ये भी नहीं होगी। तो अंदाजा यानी वहां के पेड़ पौधों को देखकर वहां की वनस्पति का अंदाजा लग सकता है, जैसे किसी का चेहरा देख के साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है या तुमको परेशान हो क्या। नहीं लगता? कितना भी छुपाओ छुपता नहीं है, वो असलियत पता लग जाती है। ठीक, तो उसी तरीके से इनका कहना था, मतलब इन स्टेटमेंट का किसी भी एरिया की वेजिटेशन को देखकर वहां का क्लाइमेट पता लगे। अगर मान लो किसी भी एरिया में आपको पौधे ऐसे दिखाई दें कोनिकल वाले, इसका मतलब समझ में वहां पर बर्फबारी होती है, क्योंकि अगर पेड़ बर्फबारी जितनी होगी स्लाइड करके पौधे इनके पत्तों से नीचे उतर जाएगा बर्फ, यानी पौधा सरवाइव कर जाएगा, कोनिकल फॉरेस्ट बोलते हैं इन्हें। और अगर इसी जम्मू कश्मीर या हिमाचल में पेड़ बरगद जैसा होगा तो इसके पत्तों पर बर्फ जमेगी, पत्तों में पाया जाने वाला स्टोमेटा जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी चोक कर जाएगा। ठीक वैसे जैसे किसी थोड़ी देर के लिए किसी का नाक और मुंह बंद कर लो, क्या होगा? मर जाता है, आदमी मर जाएगा। तो पेड़ पौधा नहीं मर जाएगा, वो भी तो सांस लेते हैं, वो स्टोमेटा वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये कई बार पूछा जा चुका है स्टेटमेंट। कोपेन का है, ठीक, कोपेन कहाँ के थे? जर्मन के। हाँ, वो व्लादिमीर कोपेन चक्कर, सब व्लादिमीर पुतिन के चक्कर सब। हाँ वही बात है ना, हर इन्हें लग रहा है ना जिसके आगे व्लादिमीर लगा सब रशियन है, लगा तो उसके जर्मन, वो यूक्रेन वाला कॉमेडियन जो प्रेसिडेंट है वहां का, व्लादिमीर जेलेंस्की, वो भी थे व्लादिमीर। हाँ जो भी हो, कम से कम वो, हालांकि वो तो कभी तो रूस का हिस्सा रहा करता था 1991 से पहले। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम से एक जैसा लगे तो सब वो उसकी नेशनलिटी एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। चलिए, अच्छा, अब जैसे इन्होंने अभी हम लोगों ने बात करी कि वनस्पतियां जलवायु का सूचक होती, जैसा इन्होंने कहा, अब ये ध्यान रखना, बाकी तो मैप बना हुआ उसमें टाइम नहीं लगेगा, पहले इसकी थोड़ी भूमिका समझिए। कोई भी पेड़ ऐसा दुनिया में है जो बिना पानी के सरवाइव कर जाए? है कोई ऐसा? कोई ऐसा दुनिया में कोई पेड़ है? नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी पेड़ को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती, जैसे केला, और किसी पेड़ को बिल्कुल पानी खाली दिखा दो वो काम चला लेता, जैसे बबूल और खजूर, नागफनी। ठीक वैसे जैसे कुछ लोग होते पता लगा 2 रोटी खा ले काम चल जाता है, कुछ लोग रोटी की डलिया के दुश्मन होते पता लगा वो 25 रोटी खा जाए, तो खाते तो दोनों रोटी, लेकिन एक तो रोटी डली दुश्मन है, तो वैसे पेड़ का। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, देखो इनके क्लासिफिकेशन पर पहले बात कर लो, उसके बाद फिर अलग अलग आ जाते। तो लिख लो पहले थोड़े कुछ पॉइंट लिख लो। चलो लिख लो। ठीक, तो इनको लिख लो, यानी कि टेम्परेचर और वहां की रेनफॉल यानी वर्षा के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगराइज्ड किया गया है। अब वो कैटेगराइज्ड कैटेगरी ही पढ़नी है, और वो अगर ऐसे मिलते हैं वहां पर तो क्यों मिलते हैं, उनके नाम क्या हैं, इन्हीं चीजों को सारा का सारा पढ़ेंगे। तो पहली जो कैटेगरी है, तो आप नंबर 1 यानी लिख लो पहला वाला, जिन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। हिंदी में उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। ठीक, सुनो, लिख लिया? अरे लिख लिया ना, अब लगा दो ऑब्लिक। ये भी बात खत्म नहीं हुई, इनके ढेर सारे नाम हैं, इन्हीं वो कैटेगरी 1 है, नाम ढेर सारे। क्या लिखा था पहला? ट्रॉपिकल एवर, क्या लिखा था हम लोगों ने? ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिखा था। इसके आगे लिखा होगा उष्ण कटिबंधी उष्ण सदाबहार वन, लिखा था? क्या लिखा था? उष्ण कटिबंधी सदाबहार। अब आगे लिखो, इन्हीं के आगे कॉमा ऑब्लिक लगा के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट,
हिंदी में लिखेंगे विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी वन। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या विषुवत रेखी या भूमध्य रेखीय वन। फिर ऑब्लिक लगाओ और लिखो, इनको कहते हैं रेन फॉरेस्ट, हिंदी वाले लिखेंगे वर्षा वन। ठीक, फिर लिखो पृथ्वी का फेफड़ा, इन्हीं को कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, इन्हीं को ऑब्लिक लगा के। अब मिलान कर लेना, हम बोले जा रहे हैं नाम, उनके मिलान कर लेना, यही लिखें। देखो लिखा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, भूमध्य रेखी वन, विषुवत रेखी वन, इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इनको लिखा होगा आपने, अरे रेन फॉरेस्ट, पृथ्वी का फेफड़ा, ये जितना भी जो बोला सब यही लिखे। यानी इनमें फॉरेस्ट की कैटेगरी तो एक है, ये उनके पर्यायवाची हैं, यानी उनके ये और नामों से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, अब जरा आ जाओ इसको, इसके बारे में देखो, ये मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे, क्यों मिलेंगे। अब इसकी बात, जैसे अभी देखा जाए, एक बात कही थी हम लोगों ने कि एवरग्रीन बोला था, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार। ठीक, अच्छा अब देखो, यानी एवरग्रीन का मतलब ये पूरे साल पेड़ जो है कैसे दिखाई देते, हरे भरे। अब पेड़ हरे भरे तब दिखाई देंगे जब उनकी बेसिक नीड पूरी होती रहेगी। यानी खोपड़ी के बाल भी झड़ने लगते हैं, वो पता नहीं कौन कौन नौटंकी बताई जाती है, वो डैंड्रफ हो गया, क्या क्या हो गया, जो दिन भर केयर करते हैं, सबसे पहले गंजे भी वही होते हैं। हम तो आज तक कंघा भी नहीं लगाते। ठीक है, अब कपड़े धुलने वाला साबुन है, खोपड़ी में लगा लो, कोई टेंशन नहीं, सफेद होने हो जाएंगे, चाहे सफेद हो काले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा दिन भर डेंटिंग पेंटिंग करोगे, जित उसी सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, सुनो पापा, हाँ अब इन्हीं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, इसका मतलब इनकी जो बेसिक नीड्स कोई भी पेड़ की होगी वो पूरी होती रहेगी, मिलते रहेंगे। अब जैसे इनमें हमने क्या बताया था, एक इनके लिए खास तौर से ये, और दूसरा अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है जिसे हम लोग कह रहे हैं सदाबहार, यानी ये ऐसे समझ लो कि ये उसी एरिया में पाए जाएंगे जहां पर बहुत भयंकर बरसात और ठीक ठाक तापमान मिलता हो, यानी टेम्परेचर, इनकी कैटेगरी। यानी टेम्परेचर जो है वो कम से कम 25-27 के आसपास हो, और रेनफॉल जो है लगभग 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा हो। ये जो रेनफॉल लिखी है ये एवरेज रेनफॉल लिखी हुई, औसत वार्षिक वर्षा जिसे बोलते हैं। ठीक, और 200 सेंटीमीटर का मतलब बहुत ज्यादा, ये छोटी मोटी नहीं। औसत अगर कहीं बोल दे औसत तो बहुत ज्यादा है ये। और नापता कौन है, कितनी कैसे है, नापी कैसे जाती, इसको नापता है रेन गेज मीटर। जो रेनफॉल कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इसको कौन नापता है, रेन गेज मीटर, लिख लो। ठीक है, अब 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बरसात जो है बहुत ही गिने चुने जगहों पर होती है, यानी बहुत हैवी है, छोटी मोटी नहीं। तो अगर, और सुनो, जब अगर हमने ये कहा कि 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा वाले एरिया में, वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, तो अब अगर हम लोग ये काम करें कि पूरी दुनिया में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें ऐसे एरियाज को जहां पर रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर वाला एरिया हो। अगर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाला एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर वहां के जंगलों के बारे में आपको किसी याद रखने की जरूरत नहीं, यानी वहां जो भी पौधा होगा वो एवरग्रीन ही होगा।
और अगर एवरग्रीन है तो इसका मतलब फिर बरसात भी इतनी ऐसे होती होगी। कोई एक चीज याद रखो, दूसरी अपने आप तय हो जाएगी। तो अब एक चीज परसों नरसों की बात है, किसी दिन क्लास में हमने आपको कहा था कि हमने कहा आप लोग वेदर मैप निकालो और जकार्ता और मक्का या एरिका या जैसलमेर के नाम डालो। याद है, 4-5 दिन पहले की बात है। तो जकार्ता का नाम इसलिए बोला था क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल एकदम नजदीक है, और इक्वेटर के नजदीक जो होते हैं, ये अगर इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर 10 डिग्री तक चले जाओ और नीचे 10 डिग्री तक चले जाओ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है पूरे साल का जिसमें बरसात ना होती हो। अभी मैप खोलो, अभी जकार्ता का मैप डालना, सिंगापुर का डालना, अभी देखो दिखा रहा होगा बिजली चमक रही होगी और बरसात हो रही होगी, या बिल्कुल होने वाली होगी। अभी देखो जकार्ता वाला, अभी मैप डाल के देख लो चाहे, क्या हो, क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी देखो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। अब किसी भी ऐसे शहर को डालना जो इक्वेटर या उसके आसपास हो। ठीक, सुनो, अगर नहीं मिल बाद में देख लेना जाके, हमने बता इसलिए दिया ताकि आप देख जान सको। अब सुनो, यानी जब इसके आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखेंगे भयंकर बरसात।